हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस सेरा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसी का दोस्तों चुनिंदा क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि आपकी मैट्रिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी बार पूछा गया है, इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैट्रिक परीक्षा के लिए कारगर साबित होने वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें वीडियो को, और प्लीज दोस्तों वीडियो पर कमेंट करते हुए चले, यानी कि मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते हुए चले। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, मनोबल इच्छा जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसी का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम, इसलिए फटाफट आप लोग जो है सभी का आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरोप। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये जो है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना यानी कि दोबारा स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा बुर्बो वंश यानी कि ऑप्शन सी। आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रांस में पुनः स्थापना जो है बुर्बो वंश का की गई थी कांग्रेस के द्वारा, यानी कि वियना कांग्रेस के द्वारा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, या फिर फिलिक हेटारिया से, या फिर डायट से? तो मेजिनी जो है उसका संबंध किस दल से था, कौन से संगठन से था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा कार्बोनरी यानी कि ऑप्शन बी, कार्बोनरी दल से मेजिनी का संबंध था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रिया था, या फिर पर्सा था? इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके खिलाफ विरुद्ध कौन था निम्न में से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? दोस्तों प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, अब देखिए इसको, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल जो है वो किसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काउंट काबूर। ठीक है, चलिए काउंट काबूर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाविक। तो गैरीबाल्डी जो है वो पेशे से नाविक था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन द्वितीय ने, या फिर बिस्मार्क ने? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वो किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट यानी कि ऑप्शन बी। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, या फिर पादरी एवं सामंतों की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा व्यापारियों की यानी कि ऑप्शन बी। तो जालवेरिन जो है वो व्यापारियों की संस्था थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त एवं लहू की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, या फिर विलियम फर्स्ट ने? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा बिस्मार्क यानी कि ऑप्शन सी। तो रक्त और लहू का जो नीति का अवलंबन है वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1871 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 22 ईस्वी में, या फिर 1823 ईस्वी में? तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1821 ईस्वी में यानी कि ऑप्शन बी। तो नेपल्स की जो क्रांति है वो 1821 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर को मेरे साथ साथ कमेंट करते हुए चलेंगे, और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से मैट्रिक परीक्षा 2022 की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, पूरे सिलेबस आपके यहाँ पर खत्म होगी। और जो आपका सेंटअप एग्जाम हो रहा है तो सेंटअप एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो रिलीज होगा वो भी करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इंग्लैंड। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है, चार्टिस्ट आंदोलन वो कहां हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, या फिर 1830 ईस्वी में? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1832 ईस्वी में यानी कि ऑप्शन बी। तो यूनान को एक
स्वतंत्र यानी कि आजाद राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। कब दोस्तों? 1832 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन, पहले मैंने आपको बताया कार्बोनरी संगठन से कौन जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर पूछा जो कार्बोनरी संगठन है वो किस वर्ष हुआ? 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1810 यानी कि ऑप्शन सी। तो कार्बोनरी संगठन 1810 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830, 1931। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 1829 यानी कि ऑप्शन बी। तो एड्रियानोपोल की संधि जो है वो 1829 ईस्वी को हुई थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की रूस, या फिर यूनान पोलैंड के बीच, या फिर तुर्की हंगरी के बीच, या फिर हंगरी पोलैंड के बीच। तो ये जो एड्रियानोपोल की जो संधि है वो किन दो देशों के बीच हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा तुर्की रूस यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? पर्सा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, या फिर पर्सा और रूस के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा फ्रांस और पर्सा यानी कि ऑप्शन सी। सेडोन का युद्ध जो है वो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, या फिर फ्रांस ने? तो पोलैंड का जो विद्रोह था उसको किसने कुचल दिया? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा रूस यानी कि ऑप्शन ए। पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडोन, सेडोवा, या फिर साइडान, या फिर फ्रैंकफर्ट कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? सेडोन में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइडान में हुआ था, फिर फ्रैंकफर्ट में हुआ था? फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का जो है आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेडोन। तो 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा, देखिए दो क्वेश्चन बनता है, फ्रांस और पर्सा के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। यह युद्ध कहाँ हुआ था? यह युद्ध सेडोन में हुआ था। 3-4 क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा यूनान यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, युवा इटली संस्था का विकास किया? मेजिनी ने किया था, काउंट ने किया था, गैरीबाल्डी ने किया था, फिर बिस्मार्क ने किया था? तो 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मेजिनी ने यानी कि ऑप्शन ए। तो युवा इटली संस्था का जो विकास है वो मेजिनी ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, या फिर कूटनीतिज्ञ था? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा कूटनीतिज्ञ यानी कि ऑप्शन डी। तो बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? कूटनीतिज्ञ था यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, या फिर काउंट काबोर, या फिर विक्टर एमेनुएल, या फिर विलियम प्रथम? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक है वो कौन था? बिल्कुल 24 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा विक्टर एमेनुएल यानी कि ऑप्शन सी। विक्टर एमेनुएल जो है वो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था, राजा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? लॉर्ड बायरन, कासूत, या फिर फ्रांसिस, या फिर डिक, या फिर विलियम प्रथम? तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लॉर्ड बायरन यानी कि ऑप्शन ए। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? पर्चा ने की थी, ऑस्ट्रिया ने की थी, सार्डिनिया ने की थी, या फिर फ्रांस ने की थी? तो जाल्वेरिन की जो स्थापना है वो किस राज्य ने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पर्सा यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो जाल्वेराइन की जो स्थापना है वो पर्सा ने की थी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, या फिर पोलिश, या फिर फ्रेंच? तो हंगरी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा वहां पर चलती थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा मैग्यार यानी कि ऑप्शन बी। तो हंगरी की जो भाषा है वो मैग्यार थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? तो जब यूनान का स्वतंत्रता संग्राम था तो उस समय जो स्वतंत्रता उसको मिली थी किससे मिली थी, यानी कि किसकी पराजय हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा तुर्की की यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? फ्रांस, रूस,
इटली या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जर्मनी। तो मारियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी कारगर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से एक एक क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है। और इस चैप्टर को अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, पूरा वीडियो को आप देख लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं इस चैप्टर को आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इसलिए आप लोग प्लीज अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चलिए 29 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन होगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 30, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को या फिर यूनान को? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है वो यूनान को कहा जाता था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 31 का राइट आंसर वो है ऑप्शन ए 1688 में, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट या फिर बुर्बो या फिर रोमनोव? तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बुर्बो, यानी कि ऑप्शन सी, बुर्बो वंश का जो है शासन था। कब? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 1804, यानी कि ऑप्शन डी, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो है वो कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने टोटल 3 युद्ध किए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? तो वियना कांग्रेस में जो है कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, वियना कांग्रेस, यहाँ पर ये वियना लिखा हुआ, ठीक है। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रयुक्त की थी? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या फिर ऑस्ट्रिया ने? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा रूस ने, यानी कि ऑप्शन ए। तो वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना जो है किसने प्रस्तुत की थी? वो की थी रूस ने, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37, यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजिनी या फिर गैरीबाल्डी? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मेजिनी, यानी कि ऑप्शन सी। तो यंग इटली का जो संस्थापक है वो कौन था? मेजिनी था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 38, फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो फ्रांस के किस राजा कहा था जो कि अंग्रेजी राजा के भांति शासन करना, यानी कि उनके जैसा शासन करना की अपेक्षा, यानी कि उसके अलावा मैं लकड़ी काटना को अधिक यानी कि ज्यादा पसंद करूंगा? किसने कहा था ये? लुई 16वां ने कहा था, नेपोलियन पापा ने कहा था या फिर लुई नेपोलियन ने कहा था या फिर चार्ल्स दशम ने कहा था? तो 38 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा चार्ल्स दशम, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को 39, पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या फिर विक्टर इमैनुएल या फिर विलियम प्रथम? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा विलियम प्रथम, यानी कि ऑप्शन डी। तो पर्सा का जो शासक है वो कौन था? विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था सॉरी, या किसे लिखा हुआ है? किसे, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ? किसे। तो यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता था? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को या फिर यूनान को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 40 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, तुर्की को। तो यूरोप का जो मरीज है वो किसे कहा जाता था? दोस्तों उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता था। अब देखिए इस क्वेश्चन को 41, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ट्रांसपेडेन संघ या फिर सीसियल पाइन संघ या फिर राइन संघ या फिर इनमें से किसी की नहीं? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइन संघ, यानी कि ऑप्शन सी। तो नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ की स्थापना की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 42 नंबर क्वेश्चन, किस संघ द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? वियना की संधि के द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, पराग की संधि के द्वारा या फिर एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन
डी। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। टोटल आपका जो है 40 क्वेश्चन करवाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत जल्द आपका क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका कंप्लीटली पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पहले पूरा चैप्टर का थ्योरी को पढ़ाएंगे, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में पहले पूरा थ्योरी को पढ़ाएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, पहले पढ़ाएंगे पूरे नोट्स को, यानी कि जो नोट्स होता है, जो थ्योरी होता है, पूरा थ्योरी को पढ़ाएंगे, एक्सप्लेनेशन को करवाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो है ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। सब्जेक्टिव में दोनों प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका करवाएंगे और दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से मैट्रिक की तैयारी होगी, और जो आपका सेंटर एग्जाम आ रहा है, ठीक है, वो सेंटर एग्जाम का भी दोस्तों यहाँ पर आपको तैयारी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोग आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि सेंटर एग्जाम में पूछेगा ही, उसी तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आप लोग शेयर करें, नया चैनल है जिसके कारण दोस्तों ज्यादा बच्चे नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग प्लीज शेयर करें, आप लोगों से यही विनती है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।